नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पांच बड़े वादों के साथ कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। न्याय योजना के तहत गरीबों को एक साल में 72,000 रुपए देने का वादा। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का भरोसा। युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए अलग बजट का भी वादा। कांग्रेस जैसे दलों ने गरीब को गरीब रखने की रची साजिश। ओडिशा के भवानीपटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, जो काम 70 साल में नहीं हुए वो 5 साल में करेंगे पूरा। बिहार के जमुई और गया में जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना जारी। 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में गिरिराज सिंह, डिंपल यादव, बाबुल सुप्रियो, मुनमुन सेन और श्रीप्रकाश जायसवाल समेत कई दिग्गज मैदान में। ओडिशा विधानसभा के अंतिम चरण की 42 सीटों के लिए भी अधिसूचना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 जवान ढेर। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन। और सभी तरह के आतंकवाद से निपटने पर भारत और चिली का जोर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच खनन, संस्कृति और दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण से संबंधित 3 करार। व्यापारियों को निवेश का न्योता। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस ने आम चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने हम निभाएंगे के वादे के साथ न्यूनतम आय योजना, रोजगार सृजन और किसानों के लिए अलग बजट समेत 5 बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए सत्ता में आने पर 20% गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करने का वादा किया। इसके तहत गरीब तबके के लोगों को प्रतिमाह 6,000 रुपए दिए जाएंगे। पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने चुनाव चिन्ह हाथ की थीम को ध्यान में रखते हुए 5 बड़े वादों को इसमें शामिल किया है। कांग्रेस ने हर साल गरीब तबके के 20% लोगों के खाते में 72,000 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस ने स्कीम के लिए गरीबी पर वार हर साल 72,000 का नारा दिया है। गरीबी पर वार 72,000 और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इसके अलावा कांग्रेस ने मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी नौकरियों के खाली पदों को भरने का भी वादा किया है। 10 लाख लोगों को ग्राम पंचायतों में रोजगार देने का भी वादा किया गया है। 3 साल तक युवाओं को कारोबार करने के लिए किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मनरेगा में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने का भी ऐलान घोषणा पत्र में किया गया है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। कांग्रेस घोषणा पत्र में किसानों के लिए अलग से बजट जारी करने का भी ऐलान किया है। किसानों का कर्ज ना चुका पाना अपराध के दायरे से बाहर होगा। घोषणा पत्र में कहा गया है कि जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईआईएम समेत टॉप संस्थानों तक गरीबों की पहुंच को आसान करने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीब से गरीब व्यक्ति को सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसकी भी व्यवस्था किए जाने का भरोसा दिलाया गया है। किसानों के लिए
हमने दो चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। और इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। लोगों की उम्मीद और भविष्य से जुड़ा घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। मैनिफेस्टो का मकसद गरीबों के लिए काम करना है, जिसमें महिलाओं और किसान पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी चर्चा में पूरे देश में होगी और हर कोई इस मुद्दे पर बात करेगा। डिस्कशन, द यंग पीपल, द बैकवर्ड क्लासेस, द डिप्राइव्ड क्लासेस, दलित्स and minorities, all sections of society have been taken care of, but it is the duty of the Congress workers to carry the message of the manifesto to the people at large, and that's the purpose of releasing this manifesto today, so that we go ahead telling people what has been missing in the last 5 years of the BJP rule. We have to bring the narrative to the real issues faced by the people. And the real issues are, as every survey, every research will tell us, the real issues are, number one is unemployment. 4.70 crore jobs were lost, not the 2 crore jobs every year that the Prime Minister promised. 4.70 crore jobs were lost. The second issue is farmers' distress. Farmers' loan burden has increased year after year after year. And according to a NABARD report, the average Indian farmer has a loan burden of 1,04,000 rupees. 1,04,000 rupees. और फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। कृति, बड़े वादे और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हमने समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने की कोशिश की है और उनको लेकर तमाम वादे हैं घोषणा पत्र में, फिलहाल किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही हैं? जी प्रीति, देखिए जो कांग्रेस मुख्यालय में मूड है वो तो काफ़ी फिलहाल अपबीट है, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। जितने भी आईसीसी सेक्रेटरीज़ हैं, जितने भी स्टेट सेक्रेटरीज़ हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी मीडिया का जमावड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला है उसमें जो वादे किए थे वो सारे ही एक्सपेक्टेड लाइंस पर हो। चाहे जैसे हमने सुबह भी बात की थी कि चाहे वो फोकस हो न्याय स्कीम पर, जॉब क्रिएशन पर हो। पहले ही जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, उन्होंने वो बोल चुके हैं कि जो 22 लाख गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको फिल करना सबसे पहली सरकार की, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वो कांग्रेस सरकार की प्रायोरिटी होगी। साथ ही साथ फार्मर्स के लिए एक दूसरा डिपार्टमेंट बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्री सर्विस एम्प्लॉयमेंट करके एक दूसरी मिनिस्ट्री बनाना, और जो एजुकेशन है उस पर खर्चा ज़्यादा करना। साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैगलाइन दी है कांग्रेस पार्टी ने कि कर्ज माफ़ी से कर्ज मुक्ति की ओर। हालांकि इसके लिए क्या रोड मैप होगा, इस पर कांग्रेस ने अपनी कोई सफाई नहीं दी है। साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उसका जो एम है वो ये रहेगा कि फिस्कल डेफिसिट 3% के अंदर रहे, जो 2020 और 21 तक, और रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी के 1% पर रहे। लेकिन अगर ऐसा करने के लिए जिस तरह की सोल्यूशंस होंगे, जिस तरह के खर्चे कांग्रेस पार्टी बता रही है, जिस तरह का न्याय स्कीम 72,000 पर पुअर फैमिली, जो 20% पुअर फैमिली हैं उनको देने के लिए, उसमें किस तरह की इकोनॉमिक्स होगी, किस तरह का फिस्कल कंसोलिडेशन होगा,
किस तरह से ये स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाएंगी, जो लीकेजेस हैं सिस्टम में उसको कैसे प्लग किया जाएगा, इस पर कहीं ना कहीं अभी सफाई बाकी है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो सबसे बड़ा एम है कांग्रेस पार्टी का वो है एजेंडा या नैरेटिव सेट करने का। अब देखना होगा इस मैनिफेस्टो के रिलीज के बाद कांग्रेस पार्टी इसमें सक्सेसफुल हो पाती है या फिर नहीं। बिल्कुल कृति, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रोशन गौर साहब वरिष्ठ पत्रकार इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बात होगी नए स्कीम की, क्योंकि राहुल गांधी ने नारा दिया है कि गरीबी पर वार 72,000, और ये बात कुछ दिन पहले से ही वो कहते आ रहे हैं। लेकिन आज उम्मीदें थी, तमाम कयास ये थे कि आज इसे लेकर वो अपना प्लान भी सामने रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि आखिर इस स्कीम को किस तरह से वो लागू करेंगे। कितना आसान या मुश्किल दिख रहा है फिलहाल इसे लागू करना, और कांग्रेस के लिए फिलहाल रोड मैप ना बताना? देखिए, उन्होंने जो कहा कि 72,000 रुपये हम प्रतिवर्ष देंगे, और एक बात और कही उन्होंने कि 12,000 रुपये महीना होगा, लेकिन 12,000 रुपये उनको होगा जिनकी आमदनी कुछ नहीं होगी। अगर किसी की आमदनी 6,000 होगी तो उसमें 6,000 कांग्रेस जोड़ेगी ये जब उनकी सरकार आएगी। लेकिन सवाल है कि जब ये रकम पूरी आप जोड़ते हैं, लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास ये रकम बैठती है, तो ये कहाँ से आएगा? तो उन्होंने कहीं किसी सभा में मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने कहा कि जो उच्च आय वर्ग हैं उन पे हम टैक्स लगाएंगे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो उच्च आय वर्ग है उस पर पहले से ही बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन है। अगर हम उसे और बर्डन डालेंगे और भी बोझ डालेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि वो विद्रोह की स्थिति में आ जाए, क्योंकि वो इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे भी बढ़ा रहा है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। फिर उन्होंने जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के बारे में कुछ और बातें रखनी चाहिए थी अपने मैनिफेस्टो में, उसकी मुझे कहीं कमी दिख रही है। क्योंकि हम जब अपना, जैसे उन्होंने कहा कि जो युवा उद्यमी होगा उसको 3 साल तक कहीं से भी किसी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि वाकई हमारे देश में अभी भी जो लाइसेंस व्यवस्था है, जो एक एक डिपार्टमेंट में दौड़ना पड़ता है, वहाँ से लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये बहुत अच्छा, अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो वाकई बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो उद्योग धंधे हमारे चल रहे हैं, जो अभी इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, जैसे अभी जेट एयरलाइंस की हम बात करें, एक चलती फिरती एक एविएशन इंडस्ट्री कैसे हमारी ख़त्म हो रही है, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो हमारी ख़त्म हो रहे हैं। उनको कैसे हम मेंटेन रखेंगे, कैसे? क्योंकि अगर हमारी जीडीपी दर 6 से 7% पे होगी तो हमें 72,000 रुपये देना मुश्किल होगा। हमें जो आप बात कर रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, 22 लाख नौकरियां देंगे, हम रोज़गार बढ़ाएंगे, वो बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर हमें रोज़गार देना है, 72,000 रुपये देने हैं, तो हमें अपनी जीडीपी कम से कम 9 से 10% बढ़ानी होगी। तो उसके बारे में भी मैनिफेस्टो अभी इसमें साइलेंट है, अभी इनमें कुछ नहीं लिखा गया है। हो सकता है अभी 4:15 बजे कांग्रेस की ब्रीफिंग है तो उसमें वो और इस पर स्पष्टीकरण देंगे। तो बहुत सारे इशू हैं। उन्होंने जो बातें कही है बहुत अच्छी है कि जो देश संकट से इसमें गुजर रहा है, जैसे कि किसानों का संकट है, इसमें जो अभी वर्तमान सरकार है उन्होंने भी 6,000 रुपये जो किसानों को देने की बात कही है। और अभी जो आज राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों को जो हम क्रिमिनल लॉ है जी, कि अगर कोई किसान कर्जा लेता है और वो वापस नहीं करता है तो उसको जेल जाना पड़ता है, उसको हम सिविल में लाएंगे। ये भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है गांव में कि पटवारी आता है और किसान को उठा के ले जाता है, जबकि उसका कर्जा बहुत छोटा होता है, 10,000 रुपये 15,000 रुपये का कर्जा होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, पर इसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि अभी एक बात उन्होंने और कही कि हमने 2 दिन के अंदर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ किया है। पर इसका जो दूसरा पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू ये नहीं बताया उन्होंने कि जो किसानों का कर्जा माफ हुआ है वो बहुत ही नॉमिनल हुआ है। जो वादा किया गया था उतना नहीं हुआ है। किसान बहुत परेशान है वहाँ पे कि आपने जो वादा किया चुनाव में और हमने आपको सरकार में लेके आए, लेकिन आपने वादा नहीं निभाया। तो जो आप वादा करते हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। ठीक है। और गौर साहब, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है तो दूसरी बड़ी बात जो रोजगार को लेकर कही है राहुल गांधी ने कि 22 लाख जो सरकारी खाली पद हैं वो भरे जाएंगे, और इसमें सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि मार्च 2020 तक ऐसा कर लिया जाएगा। कितना मुमकिन है? देखिए, शायद वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम जी, ये सब पुराने नेता हैं, पर शायद इन्होंने राहुल गांधी जी को शायद एक बात नहीं बताई होगी कि 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ही एक नीति अपनाई थी कि सरकारी नौकरियों में जो खाली पद है उनको भरना नहीं है, और धीरे धीरे खाली करते करते और इसको प्राइवेट सेक्टर को टेक ओवर करने देना है। तो सरकार का काम रहेगा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का, और उसी तरफ ही जो आने वाली सरकारें हैं जो आई हैं उसके बाद 1984 से अब तक, वो उसी नीति पे ही चल रही हैं। उतनी भर्तियां हो रही हैं सरकार में जिसकी गुंजाइश है, जिसकी बहुत ज़रूरत है।
अन्यथा बहुत सारे पोस्टें खाली होती जा रही है, लोग रिटायर होते जा रहे हैं, उनकी जगह भर्ती नहीं हो रही है। तो क्या वो पॉलिसी यहाँ पे बदलेंगे? क्योंकि अगर आपने पॉलिसी बदली तो जो सरकार का जो खर्चा होगा, जो नॉन प्लान का खर्चा होगा, वो कितना बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी भी हमारा जो नॉन प्लान का खर्चा बहुत ज़्यादा है। अभी हमारा जो प्लान का खर्चा है लगभग 5.5 लाख करोड़ है, और नॉन प्लान का खर्चा करीबन हमारा 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपया हमारा नॉन प्लान का है। तो ये हमारा नॉन प्लान का जो खर्चा ये बढ़ के 17 लाख करोड़ हो जाएगा, 18 लाख करोड़ हो जाएगा। तो फिर बात वहीं आती ले देखे कि ये सब पैसा कहाँ से आएगा। क्या आपने रोड मैप तैयार किया है? तो अभी जो मैनिफेस्टो में हम दिख रहे हैं, शायद वो तो मुझे नहीं दिखा है, हो सकता है अभी 4:15 बजे कांग्रेस वाले उसको सफाई देंगे इसमें और स्पष्टीकरण देंगे कि वो होगा कैसे। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि 22.5 लाख अगर आपने नौकरियां की तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उस रोजगार को पाने के लिए आपको पॉलिसी बदलना होगा और आपको खर्चे का इंतजाम करना पड़ेगा कि हम इनकम कैसे क्रिएट करें, कैसे जनरेट करें। गौर साहब, अपने यूपीए कार्यकाल के दौरान सबसे बड़े बैकफुट पर रहने की जो वजह रही वो था भ्रष्टाचार। उसका जिक्र ना होना, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो 2014 में जो यूपीए की सरकार गई उसका सबसे बड़ा कारण था भ्रष्टाचार। और अभी भी जो जितने मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, जैसे पी चिदम्बरम है, वो भी अभी जमानत पर हैं, रॉबर्ट वाड्रा हैं, वो भी जमानत पर हैं, जो और भी इनके अलावा बहुत सारे कांग्रेस के लीडर हैं जो इसमें जिन पे मुकदमे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जगहसाई ना हो, या पब्लिक के सामने वो कैसे फेस करेंगे इसको, इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बनाया। क्योंकि जितने भी इस समय केस चल रहे हैं उसमें अमूमन कांग्रेस के ही लोगों के ही नाम है। हाँ, और एक छोटा सा रिएक्शन, ये सबको मालूम है, कांग्रेस भी जानती है कि गठबंधन के बिना सरकार नहीं बन पाएगी, और गठबंधन दलों के कॉमन घोषणा पत्र की भी बातें होती आई। ऐसे में इस घोषणा पत्र से वो कितना विश्वास पैदा कर पाएगी, जिसकी उम्मीद वो कर रही है? देखिए, जो कांग्रेस ने इसमें जो गठबंधन किया है, जैसे हम कल्पना कर रहे थे महागठबंधन की, वो तो नहीं हो पाया। राज्यों में किया है, जैसे बिहार में उन्होंने किया है, पश्चिम बंगाल में उन्होंने किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्होंने वाम दलों से किया है, केरल में अब उनसे झगड़ा हो रहा है, यूपी में उनका गठबंधन नहीं हो पाया, दिल्ली में नहीं हो पा रहा है। तो ये महागठबंधन नहीं है। इसलिए जो कॉमन मिनिमम प्लान का जो उनका एक एजेंडा था कि हम एक एजेंडा तैयार करेंगे, वो तो नहीं हो पाया है। इसलिए उसकी वजह यही है कि सब लोग मिलके एक महागठबंधन नहीं बना पाए। इसलिए कांग्रेस को अपना सेपरेट एक एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो रिलीज करना पड़ा है। पर इसका मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो सामान्य तौर पर जनता को सीधे आकर्षित करने के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन गौर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए, उन तमाम पहलुओं पर अपना नजरिया हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरों का रुख करते हैं। चौथे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भवानीपटना में जनसभा को संबोधित किया। कालाहांडी जिले के भवानीपटना में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य की बीजू जनता दल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि ओडिशा में बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य में गरीबों की स्थिति में सुधार करके रहेंगे। जो काम 70 साल में नहीं हुए वो 5 साल में किए जाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जैसे दलों ने गरीब को गरीब रखने की साजिश रची है। हर चुनाव में गरीब उम्मीदों के साथ इनके साथ जुड़ा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन दलों ने गरीबों के साथ धोखा किया। ओडिशा में लोकसभा की 4 सीटों के लिए 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, और इस बार ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। यहां पर भी गरीबों की स्थिति में सुधार हम बहुत तेजी से ला पाएंगे। जो गति 70 साल की नहीं थी, वो गति हम 5 साल में ला करके खड़ी कर देंगे। भाइयों और बहनों, इस बार उड़ीसा में होने जा रहे परिवर्तन के बीच मैं आज कांग्रेस और बीजेडी पर गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। इन जैसे दलों ने गरीब को गरीब रखने की साजिश रची है, एक ऐसी साजिश जिसका पाप ये दल कभी नहीं धो पाएंगे। गरीब को उन्होंने वोट बैंक समझा है, जो चुनाव दर चुनाव इनके साथ बहुत विश्वास से जुड़ा, और उन्होंने हर चुनाव के बाद गरीब को धोखा दिया है। प्रधानमंत्री आज बिहार में एनडीए के लिए भी प्रचार अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत जमुई की चुनावी जनसभा से करेंगे, और इसके बाद वो गया लोकसभा क्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा।
दोनों लोकसभा क्षेत्रों से बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। जमुई से बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान मैदान में हैं। वहीं गया से जेडीयू के विजय कुमार मांझी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बिहार में इसके अलावा नवादा और औरंगाबाद सीट पर भी पहले चरण में मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सीटों पर नामांकन का काम शुरू हो गया है। 9 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे। 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। चौथे चरण में महाराष्ट्र में 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 13-13, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 6-6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। और इस दौर में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर लोगों की नजरें हैं, उनमें बिहार के बेगूसराय सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से डिंपल यादव, कानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी की मुनमुन सेन और बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो शामिल हैं। वहीं आज ओडिशा विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। इस दौर में 42 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 9 अप्रैल है और अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 12 अप्रैल है और नतीजों का ऐलान 23 मई को ही होगा। और इस बीच कांग्रेस ने राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में लोकसभा की 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें प्रमुख नाम राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पुनिया का है, जिन्हें केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ जयपुर ग्रामीण से टिकट दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक राजस्थान में 6, महाराष्ट्र में 2 और गुजरात में 1 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। गुजरात के मेहसाणा से एजे पटेल, महाराष्ट्र के रेवर से उल्लास पाटिल और पुणे से मोहन जोशी उम्मीदवार होंगे। वहीं राजस्थान के गांधीनगर से भरतराम मेघवाल, अजमेर से रिजिजू झुंझुनवाला, राजसमंद से देवकी नंदन गुर्जर, भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा और झालावाड़ से प्रमोद शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने कल लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 14वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 3 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं और तीनों सीटें ओडिशा की हैं। पार्टी ने मयूरभंज लोकसभा सीट से विश्वेश्वर टुडू को टिकट दिया है, जबकि भद्रक लोकसभा सीट से अभिमन्यु सेठी को उतारा गया है। जाजपुर लोकसभा सीट से अमिया मलिक को टिकट मिला है। इसके अलावा बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा के लिए भी 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाले बयान पर प्रधानमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए तेलंगाना में आयोजित रैली में कहा कि कांग्रेस के एक बड़े सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान पर कांग्रेस को सफाई देनी होगी कि उनके साथी पार्टी की ये मांग उन्हें मंजूर है या नहीं। उन्होंने कहा जब तक मोदी है वो ऐसी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? वो कहते हैं हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। मैं जरा जानना चाहता हूं, जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। महागठबंधन के सभी पार्टनरों को जवाब देना पड़ेगा। इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण है कि उनका साथी दल इस प्रकार की बात बोलने की हिम्मत कर रहा है? इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा चुनाव के लिए सभा करते हुए बांदीपोरा में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा जिस शर्त के साथ बना था और हम राज्य में वो व्यवस्था फिर वापस लाएंगे, जिसके तहत प्रदेश का अपना वजीर आजम और सदर रियासत हुआ करता था। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने भी इस बयान की कड़ी आलोचना की है। अरुण जेटली ने उमर अब्दुल्ला के
बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि अलगाववादी सोच को यह दर्शाता है और आधुनिक भारत किसी को कभी ऐसी गलती करने की इजाजत नहीं देगा। अरुण जेटली ने कहा कि कश्मीर में दो मुख्य धारा के दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलगाववादी और आतंकवादी चाहते हैं कि राज्य का एक हिस्सा भारत से अलग हो जाए। भारत कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों को दो विधान दो प्रधान जैसी सोच का समर्थन नहीं करना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर के पुराने मुख्यमंत्री उमर साहब ने यह कहा कि एक बार फिर कश्मीर का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग होना चाहिए। आरंभ में पंडित नेहरू के समय प्रधानमंत्री को वहां वजीर आजम कहते थे, राष्ट्रपति को सदर रियासत कहते थे। सूबे में घुसने के लिए अलग परमिट चाहिए था। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार वहां तक एक्सटेंड नहीं करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उसकी वजह से कई ये प्रावधान वहां से हटे। आज भी वहां का संविधान अलग है, जिसकी वजह से कई समस्याएं आती हैं। ये केवल अलगाववाद की मनोस्थिति पैदा करने वाले बयान है। अगर इस प्रकार की मनोस्थिति मुख्य धारा की राजनीतिक दल करेंगे तो उन्हें यह फैसला करना है कि जब लड़ाई आतंकवाद और अलगाववाद से है पूरे राष्ट्र की, तो ये अलग मनोस्थिति क्यों निर्माण कर रहे हैं। अगर वो मुख्य धारा के हैं तो उनको मुख्य धारा की ओर से ये संघर्ष लड़ना चाहिए। अरुण जेटली ने कहा है कि नए भारत में ऐसे बयानों और सोच के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। कुछ दिन पहले मैंने ये लिखा था कि जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा के राजनीतिक दल ये तय करें कि धारा 35A से उनकी जनता का लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। उनको लगता है कि किसी ने छेड़छाड़ की, और क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न पूछा कि यह पिछले दरवाजे से संविधान में कैसे आया और कैसे यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, तो भारत और कश्मीर का संबंध समाप्त हो जाएगा। यह तर्क बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है और रहेगा। हमारी लड़ाई अलगाववादियों से और आतंकवादियों से है। आजादी का सपना कोई बहुत दूर का सपना नहीं है, यह असंभवता है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के नागरिक इसको कभी होने नहीं देंगे। कुछ और अहम खबरें। चिली की यात्रा पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिली के अपने समकक्ष सेबेस्टियन पिनेरा के साथ आपसी हितों के मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। भारत और चिली के बीच खनन, संस्कृति और दिव्यांगों के सशक्तिकरण से जुड़े 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश सभी तरह के आतंकवाद को हराने और नेस्तनाबूद करने की दिशा में वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने के लिए एक साथ काम करने को लेकर सहमत हुए हैं। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में अन्य सहयोग और अवसर खोजने पर भी सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति ने चिली की कंपनियों को मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिली के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें चिली ने वैध अमेरिकी वीजा वाले भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश का ऐलान किया है। इससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।